स्लाइड्स दिख रही हैं? यस सर। ओके। तो अब हम लोग आते हैं, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वेव्स। ठीक है। आ, सर एग्जाम से कुछ आइडिया है आपको? अरे नहीं यार, एग्जाम का आइडिया तो नहीं है, लेकिन तुम लोग का एग्जाम तो होगा ही हमको लगता है। वो इसलिए लगता है, और इसलिए कि अभी केसेस तो डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है। यस तो सर। होना चाहिए, मतलब अगर देखो, कुल मिला के ये है कि अगर स्थितियां सामान्य रहेंगी, सामान्य इन द सेंस कि अब पहले जैसी सामान्य तो नहीं है, मतलब जो पिछले 2 साल में जिसको सामान्य कहते हो तुम लोग, ठीक है, मतलब केसेस कम हो जाना और वो सब। तो अगर स्थितियां ऐसी रहेंगी तो एग्जाम तो होंगे ही। ठीक है। तो अब एग्जाम का फॉर्मेट क्या होगा, कब होगा, ये सब कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मतलब होगा तो हमको ऐसा लगता है, अगर स्थितियां ऐसे ही रही तो। क्योंकि बीएससी के भी एग्जाम आज से शुरू हो गए। ठीक है। तो ओके बीएससी, सर। हाँ बीएससी मतलब बीएससी जो ऑड सेमेस्टर्स के एग्जाम है, जैसे थर्ड सेमेस्टर हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर हो गया, तो उनके एग्जाम्स आज से शुरू हैं। तो अब चूंकि तुम लोग का एडमिशन 2-3 महीने लेट हुआ है, या ज्यादा ही लेट हुआ है, 1-2 महीने, तो तुम लोग का एग्जाम भी 1-1.5 महीने बाद शायद हो प्रपोज। ठीक है। तो मतलब आप लोग उस प्रिपरेशन में रहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है। क्योंकि ये मत सोच के रहिए कि एग्जाम नहीं होगा, अगर स्थितियां अगले 2-3 महीने तक स्थितियां समान रहने की उम्मीद है। ठीक है। क्योंकि अभी अभी जैसे कोविड का पीक गया है, तो अभी मे बी कि 3-4 महीने बाद फिर से साइकिल रिपीट होती है जैसे, तो 3-4 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, मतलब 2-3 महीने में। तो आपका फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल में आपका हो सकता है एग्जाम। तो इसलिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए और थोड़ा पढ़ते लिखते रहिए। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने एक नए टॉपिक पे, वेव। ठीक है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम लोगों ने एसएचएम को काफी डिटेल में डिस्कस किया है, मतलब आपके सिलेबस में जितना था उसका 2 से 3 गुना हमने कवर किया है टॉपिक को। तो और वो भी चूंकि क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाते थे, तो थोड़ा इंटरेक्शन भी ज्यादा होता था। तो वेव और एसएचएम, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोनों में काफी कोरिलेशन है। ठीक है। एसएचएम में क्या होता है, ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन टू एंड फ्रो, राइट, और वो टू एंड फ्रो मूव करता रहता है। दिस इज एसएचएम। उसमें हम पार्टिकल के का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, जो डिफरेंशियल फॉर्म में आता है, उसको सॉल्व करते हैं, जो साइन कोसाइन फॉर्म में आता है। एंड देन वी कैलकुलेट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, पावर ट्रांसफर। ठीक है। देन वी कंसीडर ओके डैम्पिंग फोर्स, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अब वेव में क्या है, ठीक है, वेव में बेसिकली क्या करते हैं, अब पार्टिकल इज आल्सो, इसमें भी वेव में क्या होता है कि जैसे पार्टिकल अपने पोजीशन पे ही ऑसिलेट करता है। ठीक है। जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है, ठीक है, जो कि आप लोगों को पहले भी दिया गया होगा। जैसे कि आप लोग किसी भी एक पॉन्ड में या कहीं पे भी, जैसे कहीं भी एक पानी शांत आपका वाटर है, उसमें सपोज आपने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया। डिस्टरबेंस मतलब जैसे पॉन्ड में ही आपने एक कंकड़ फेंक दिया सपोज। ठीक है। तो कंकड़ फेंकने से क्या होता है, आप देखते हैं कि जब आप कंकड़ फेंकते हैं तो बिल्कुल वहां पे आपका जो कंकड़ का एनर्जी है, वो एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर हो जाता है, मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल्स पे गिरता है और वाटर मॉलिक्यूल्स को नीचे लेके चला जाता है। वहां पे मतलब एक गड्ढे जैसा हो जाता है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे जाता है, थोड़ी देर बाद वो ऊपर आता है वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी ए काइंड ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर आप देखेंगे कि उसके बगल में, मतलब जो कहते हैं ना कि लहर प्रोपोगेट होते हुए बिल्कुल वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। क्या ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं दे रहा हूं, कि वो डिस्टरबेंस धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको दिखता है, एक लहर जैसा, कहते हैं ना कि वो लहर वहां से जहां आपने कंकड़ फेंका उससे धीरे धीरे वो उसके चारों तरफ फैल जाती है। फैलती है कि नहीं फैलती है? यस सर। ठीक ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एज ए फिजिक्स प्रॉब्लम हम लोग देखें, तो यहाँ पे दो चीज हुई, दो फेनोमेना।
अच्छा, लहर जब प्रोपोगेट करती है उस जहां पे आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया उसके चारों तरफ, तो क्या ऐसा होता है कि वहां का वाटर मॉलिक्यूल प्रोपोगेट होता है? Yes, sir. नहीं, नहीं सर। वाटर मॉलिक्यूल नहीं प्रोपोगेट होता है, ठीक है। उसका कैसे, आप उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप एक टब ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है, और एक कोई भी चीज जो फ्लोट करती हो वाटर पे, थर्मोकोल या कुछ भी आप रख दीजिए, उसके बाद आप बीच में कुछ कंकड़ फेंक दीजिए। आप देखेंगे कि जो थर्मोकोल है वो अपने ही पोजीशन पे ऊपर नीचे खाली करता है, थर्मोकोल किनारे नहीं जाता है। इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर थर्मोकोल है, तो थर्मोकोल वही ऊपर नीचे अप डाउन करता है। इसका मतलब है कि बेसिकली क्या, वो डिस्टरबेंस प्रोपोगेट कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल प्रोपोगेट नहीं कर रहा है। डिस्टरबेंस प्रोपोगेट का मतलब क्या है कि एनर्जी जो बेसिकली आप कुछ कर नहीं रहे, आप कंकड़ से वाटर मॉलिक्यूल को एक एनर्जी दे रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल शांत बैठा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। आपने उसको एक एनर्जी दे दी, उसको हिला, मतलब एक काइनेटिक एनर्जी दे दी, वहां के वाटर मॉलिक्यूल को आपने डिस्टर्ब कर दिया। द सेम काइनेटिक एनर्जी वो वाटर मॉलिक्यूल अपने पास वाले को देता है, वो वाटर मॉलिक्यूल अपने पास वाले को देता है, मतलब वो अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को वो एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं। तो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन वाटर मॉलिक्यूल टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब दो चीज हो गई यहाँ पे, दोनों चीजें क्या मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वेव का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे है। एक एनर्जी है जो वाटर मॉलिक्यूल, एक वेलोसिटी है जो वाटर मॉलिक्यूल, जो कि आपने काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को दी और वाटर मॉलिक्यूल ऊपर नीचे मूव करने लगा, राइट। तो उसमें एक वेलोसिटी हो गई वाटर मॉलिक्यूल की, जो कि जिस वेलोसिटी से वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, वो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। कैसी होगी? एसएचएफ जैसी होगी। मतलब पहले वो बढ़ेगा, नीचे जाएगा, जीरो होगा, फिर उसके बाद ऊपर आएगा, जीरो होगा, फिर नीचे जाएगा, जीरो, मतलब नीचे जाके फिर जीरो होगा। तो जैसे एसएचएफ में नहीं आप ऑसिलेट करते हैं ऊपर नीचे, तो वाटर मॉलिक्यूल अपने ही पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, एसएचएफ जैसा। दिस इज वन पैरामीटर कि वाटर मॉलिक्यूल इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस वेयर द वेलोसिटी इज वेरिएबल, मतलब वो जीरो से मैक्सिमम हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, वहां मैक्सिमम हो रहा है, फिर वहां धीरे धीरे जीरो हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Because if you don't understand, it will be very difficult for me also. कोई कुछ बोलेगा कि मैं भी जो बताने का प्रयास कर रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हुआ? Otherwise I will think in different way. सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। थोड़ा थोड़ा, अच्छा। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे तुमने अब सिंपली समझो, जैसे तुमने कंकड़ फेंक दिया, तो कंकड़ की एक काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी तुमने वाटर को दे दी, तो वाटर अपनी जगह पे मूव करने लगा। या उसको इस तरह से सोचो कि एक स्प्रिंग का जैसे नहीं था प्रॉब्लम, तुमने एक एनर्जी देके स्प्रिंग को छोड़ दिया, तो वो स्प्रिंग में जो मॉलिक्यूल है, वो जो बॉक्स लगा होता है, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है ना, करता है कि नहीं करता है? यस सर। हाँ, Yes, तो वैसे ही तुमने वाटर मॉलिक्यूल को एक एनर्जी दे दी, वो वाटर मॉलिक्यूल अपने जगह पे ऑसिलेट करने लगा। दिस इज सिंपल, ठीक है। दिस इज वन कॉन्सेप्ट। तभी तो वो लहरें तुमको दिखती है ना, एक बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, ऐसा दिखता है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो बस वही हो रहा है कि वो बेसिकली लहर का ऊपर जा रहा मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, लहर का नीचे होना मतलब वाटर मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर नीचे हो रहे हैं। दिस इज वन थिंग। तो ऊपर नीचे होने का मतलब उनका एक वेलोसिटी, मतलब उसमें एक मोशन है, ठीक है। और वो मोशन क्या है? एसएचएम जैसा है कि नहीं? एसएचएम जैसा ही ऊपर नीचे कर रहा है, तो सिर्फ वाटर यस सर। मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एसएचएम का वेलोसिटी क्या होता है? एसएचएम में जो ब्लॉक होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है जब वो,
तो धीरे धीरे घटने लगती है और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो हो जाती है, फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो दिस इज एसएचएम। तो एक वाटर मॉलिक्यूल की अपनी वेलोसिटी हो गई, दूसरी वेलोसिटी क्या हो गई, एक वेलोसिटी हो गई जिस वेलोसिटी से तुम्हारी लहर आगे बढ़ रही है। मतलब तुमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो तुमको दिखती है ना कि लहर यहां से वहां जा रही है, मतलब चारों तरफ फैल रही है, तो उसके फैलने की अपनी वेलोसिटी। पॉइंट? यस सर। हाँ, Yes. लहर चारों तरफ फैलती है तो उसके फैलने की अपनी वेलोसिटी है, लेकिन क्या वो वेलोसिटी एसएचएम जैसी वेलोसिटी होती है? नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस आगे बढ़ता रहता है। एक दो तो एक मतलब जहां तुम क्रिएट करोगे डिस्टरबेंस, वो डिस्टरबेंस बढ़ते 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 बिल्कुल वो मतलब तालाब के किनारे जो होता है बाउंड्री, वहां जाके वो खत्म होती है। ठीक है? तो और वो एक वेलोसिटी से आगे बढ़ती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसमें एसएचएम जैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी हो गई। तो जिस वेलोसिटी से डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है, मतलब लहर आगे बढ़ रही है, वो कौन सी वेलोसिटी हुई? वेव वेलोसिटी से। वेव वेलोसिटी, वेरी गुड। वो वेलोसिटी हुई जिस वेलोसिटी से हमारा डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है। डिस्टरबेंस आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब एक 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 एरिया वाटर का एनर्जी अपने आगे वाले को दे दिया, वहां डिस्टरबेंस वो अपने आगे वाले को दे दिया। तो ये बेसिकली एनर्जी का जो ट्रांसफर है, ये वो वेलोसिटी है जिसको हम वेव वेलोसिटी कह रहे हैं। तो वेव वेलोसिटी मतलब डिस्टरबेंस किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, that is one velocity which is wave velocity, and second velocity is the particle velocity. particle velocity क्या है? सर जो जो एम्पलीट्यूड जो जो एसएचएम जैसा मोशन कर रहा है, ठीक है, जो एसएचएम जैसा मोशन कर रहा है टू एंड फ्रो, अप डाउन, दैट इज योर पार्टिकल वेलोसिटी। तो ये बिल्कुल दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि वेव वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी क्या है। अब वेव दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, एक है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जब हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और वेव का वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है, मतलब पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो जो ये वाटर वाला वेव है, ये कैसा वेव हुआ? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स। वेरी गुड, ये ट्रांसवर्स वेव हुआ क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऊपर नीचे फ्लो कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, और जो वेव प्रोपोगेट हो रही है, जो लहर आगे बढ़ रही है, वो उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल में ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और जो वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, दोनों क्या हो? पैरेलल हो, दोनों सेम हो। ठीक है, उस केस में हम क्या, उस केस में क्या करेंगे? उस तरह के वेव को क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, राइट। अब जैसे कि हम मतलब किसी मीडियम में, ठीक है, सपोज कोई विस्कस मीडियम ही है, ठीक है, लिक्विड का ही मीडियम है, अब उसमें एक हम सपोज एक ब्लॉक रख लें, ठीक है, अब उस ब्लॉक को हम सरफेस के पैरेलल ही अगर ऐसे ऐसे मूव कराएं टू एंड फ्रो, ठीक है, अभी तो हम वाटर मॉलिक्यूल को सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर उसको सरफेस के पैरेलल ही टू एंड फ्रो मूव कराएं, तब भी एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा जो कि आगे की तरफ प्रोपोगेट करेगा, अगर कोई भी फ्लूइड मीडियम है। ठीक है, मतलब वो जब आप एक बार मीडियम को डेंस करेंगे, ठीक है, जब आप एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एक मीडियम डेंस हो जाएगा, जब उसको दूसरे डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो रेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक पैटर्न बन जाता है, राइट। सो ये क्या हो गया? ओके, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो अभी फिलहाल दिमाग में इतना ही रखना है कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर होता है वेव प्रोपोगेशन के, और लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल होता है। अब हम आते हैं इक्वेशन, वेव का इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब ये पावर पॉइंट दिख रहा है, ये पीपीटी दिख रहा है? यस। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। सपोज ओरिजिन पे, ठीक है, एक मतलब ये कोई मीडियम है,
अब एक्स वाई प्लेन हमने रिप्रेजेंट किया है। सपोज ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, ठीक है, और ये एक्स डिस्टेंस है ओ और पी के बीच में। सपोज हमने ओ पे अगर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ठीक है, तो ये डिस्टरबेंस बढ़ते बढ़ते पी तक जाएगा, ठीक है। जैसे तुम क्या करो, दीवार से एक रस्सी ले बांध के अपने हाथ में पकड़ लो दूसरे एंड पे, और थोड़ा सा रस्सी को ऐसे ऊपर नीचे करके छोड़ दो, तो तुम देखोगे कि रस्सी में एक वेव क्रिएट होगी जो कि धीरे धीरे दीवार तक जाएगी, ठीक है, बढ़ते हुए। बेसिकली तुमने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया जो आगे बढ़ रही है एक मीडियम में, ठीक है। अब इसके लिए मीडियम चाहिए कोई भी, तो तुमने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, वो धीरे धीरे डिस्टरबेंस बढ़ते बढ़ते पी पॉइंट तक गया, ठीक है। सपोज कि पी पॉइंट पे तुमने एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया y, ठीक है, जो कि फंक्शन, सपोज कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि वो टाइम के साथ वेरी करता है। अब जो डिस्टरबेंस है, जो डिस्टरबेंस एम्पलीट्यूड है, वो तो टाइम के साथ घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि वो टू एंड फ्रो वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो सपोज वो किसी फंक्शन का टाइम है, f इज इक्वल टू, मतलब y इज फंक्शन ऑफ t। इज इट क्लियर? किसी सर्टेन टाइम पे, Yes, sir. सिंपली, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा ध्यान से देखना शुरू करें, तो ये डिस्टरबेंस जो पी पे क्रिएट हुआ, ये वही डिस्टरबेंस होगा जो कुछ देर पहले ओ पे किसी ने क्रिएट किया होगा, वही प्रोपोगेट करके पी तक आया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हाँ हाँ, सर। क्योंकि हमने ओरिजिन पे क्रिएट किया, वो बढ़ते बढ़ते टी टाइम पे, अब वो कितनी देर पहले ओरिजिन पे क्रिएट हुआ रहा होगा। अगर हमको वेलोसिटी पता है वेव की, सपोज वेलोसिटी है वेव की v, और ये डिस्टेंस है x, तो कितना देर पहले ये क्रिएट हुआ रहा होगा ओरिजिन पे, उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, x बाई v, उतनी ही देर बाद यहां पे पहुंचा। तो इसका मतलब सेम एम्पलीट्यूड x बाई वी टाइम पहले ओरिजिन पे क्रिएट हुआ रहा होगा, राइट। तो हम इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी को वी कैन ऑल्सो राइट y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स वाई वी, ठीक है। मतलब t माइनस एक्स वाई वी पे यही डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ रहा होगा, ठीक है। सर t माइनस एक्स वाई वी कैसे? t माइनस एक्स वाई वी इसलिए कि t, जो चीज t पे यहां है, ठीक है, मतलब t पे जो हमारा हाँ, ठीक है। हमारा ये कहना है कि जैसे कि हम ये कह रहे हैं ना कि जैसे कि कोई पार्टिकल p है, उस पर जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो डिस्टरबेंस, क्योंकि हम वेव की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वो ओरिजिन पे जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, वही डिस्टरबेंस हमारा p पे आ रहा है, ठीक है। तो मतलब p पे जो डिस्प्लेसमेंट अभी है एट ए टाइम t, यही डिस्प्लेसमेंट हमारा ओरिजिन पे रहा होगा मतलब कुछ समय पहले, ठीक है। तो वो कितना पहले रहा होगा, उतना ही पहले जितनी देर में वेव वहां से यहां पहुंचेगी। तो वो पहुंचने का जो टाइम है वो क्या है वेव का, अगर ये डिस्टेंस x है और ये v वेलोसिटी से o से मूव कर रहा है, तो x बाई वी टाइम बाद ये यहां पहुंचेगा, ठीक है। तो x बाई वी टाइम पहले o पे जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, वही हमारा t टाइम पे p पे रहेगा। तो इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं फंक्शन कि y इज फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी, मतलब इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एंड वेलोसिटी। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बताना। हम t x v तीनों को क्यों ला रहे हैं? जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, राइट, लिखते हैं वहां, क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है। एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन पे है और वो उसी के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है टाइम के साथ। लेकिन यहाँ पे हमारे दो पैरामीटर हैं, हमने इसीलिए बताया। एक पार्टिकल का पोजीशन, मतलब पार्टिकल तो पूरे मीडियम में फैला हुआ है, पार्टिकल ओ पे भी है, पी पे भी है और उसके बीच में भी है।
तो यहाँ पे एक x वेरिएबल है, मतलब हर पोजीशन पे अलग अलग पार्टिकल है, और हर पोजीशन में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो भी अलग अलग है, क्योंकि कभी किसी पार्टिकल में वेव ऊपर होगी, उसी टाइम पे कोई वेव नीचे होगी। ठीक है, और एक वेव की वेलोसिटी है कि किस वेलोसिटी से वेव बढ़ रही है। तो हमें इन तीनों पैरामीटर्स को लाना पड़ेगा, तभी हम वेव का इक्वेशन लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का मोशन तो एसएचएम जैसा है, वो ठीक है एक पार्टिकल का, इंडिविजुअल पार्टिकल का, बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम। तो हमें हर पार्टिकल के पोजीशन, वेव की वेलोसिटी सबको अपने इक्वेशन में लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि y इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, टाइम एंड पोजीशन। जब हम x की बात करें तो x की वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो हमें बताएगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 पे कितना है। x की वैल्यू अगर हम ये x रख देंगे तो वो बताएगा कि p, मतलब p पोजीशन पे जो पार्टिकल है वो इस पर्टिकुलर टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, या x की वैल्यू हम इसके बीच में कहीं x/2 रख देंगे तो अब ये बताएगा कि x/2 पोजीशन पे जो पार्टिकल है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी, मतलब उसका पोजीशन क्या है एट दिस पर्टिकुलर टाइम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस हम, सर। हाँ, तो हमें, क्योंकि हमारे पास एक मीडियम है, डिफरेंट पोजीशंस पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो हमें हर पार्टिकल, हमें एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जो कि हर पोजीशन के पार्टिकल के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे। जैसे एसएचएम में क्या है, स्प्रिंग से एक मास अटैच्ड है, तो हम उसी मास का इंफॉर्मेशन सिर्फ ले रहे हैं, बिकॉज देयर इज ओनली वन पार्टिकल। या सिंपल पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है, तो हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमारा जो, जैसे अगर हम तालाब में कंकड़ फेंक रहे हैं तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक जहां पे कंकड़ फेंके वहां पे भी एक पार्टिकल, मतलब वहां पे भी एक डिस्टर्बेंस है, एक उससे 10 मीटर दूरी पे भी है, तो हमें सब पार्टिकल की इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, हमें वैसा इक्वेशन लिखना है। तो वो डिफरेंट पोजीशंस पे जो पार्टिकल है, डिफरेंट टाइम पे जो पार्टिकल है उनका। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो v है, दिस v इज वेलोसिटी ऑफ वेव, नॉट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इज इट क्लियर? क्योंकि किस वेलोसिटी से वेव आगे बढ़ रही है, हम उस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे t टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस था तो t-x/v टाइम पे वो ओरिजिन पे रहा होगा। ठीक है, तो हम उस कॉन्सेप्ट, क्योंकि v हम वेव वेलोसिटी मान रहे हैं, राइट? यस सर। हाँ, तो ओके, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अब हम इसको थोड़ा सा और ठीक से लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। अब इसमें ये वेव प्रोपोगेशन पे डिपेंड करेगा कि ये प्लस एक्स भी हो सकता है, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेशन को लिखेंगे तो ये माइनस एक्स भी हो सकता है। तो हम इसको दोनों को क्लब करके एक जनरल हम इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस वी टी, वेयर जब x पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा तो माइनस वी टी होगा, x निगेटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा तो प्लस वी टी होगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारा एक वेव का इक्वेशन है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जिसको हम कहते हैं, कि ए वेव विच इज प्रोपोगेटिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो एक प्लेन में है। ठीक है, तो ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इसीलिए हम लोग कहते हैं, प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ने वाली वेव। ठीक है, अब हमारा ये हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस वी टी। ये हम लोग बस जो ऊपर का कंसेप्ट था उसको यूज कर लिए। अब हमने क्या किया, हमें तो वेव का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग एसएचएम में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते थे। ठीक है, अभी हम 2 मिनट के लिए होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद हम फिर यहीं से शुरू करेंगे। ओके, ओके सर। हाँ।
ले लो। ले लो। भाई अटेंडेंस कर लो यार। ले लो भाई अटेंडेंस। पक्का यार मत ले लो भाई। कच्चा सकते। ले लो, कच्चा ले लो, कच्चा ले लो। जल्दी लो भाई। हो गया भाई। यार तब चलते हैं।
पीछे से 5 मिनट वाली आवाज भी तो आई थी ना। ओके, सो स्लाइड दिख रही है कि नहीं अभी? यस सर, दिख रही है। ठीक है, सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। एटलीस्ट वेव का इक्वेशन तो हम लोग कर ही लें आज। ठीक है, तो ये हमारा जो वेव था का इक्वेशन था वो एफ एक्स प्लस माइनस वी टी हमने ले लिया। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, ठीक है, ये हम लोगों ने ये किस तरह से लिखा दैट वी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करें इसका, तो डेवा वाई बाई डेवा एक्स अगर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है, तो एफ प्राइम हमारा ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा इनटू, मतलब ऑफ कोर्स इस फंक्शन ऑफ वी टी। अगर इसका हम फिर से डबल डेरिवेटिव कर दें तो एफ डबल प्राइम, जिसको हम मान रहे हैं कि एफ का डबल डेरिवेटिव एक्स प्लस माइनस वी टी है। ये इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा क्योंकि एक्स हम क्या करते हैं, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ का डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी। तो पार्शियल करेंगे तो वी टी का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये डबल डेरिवेटिव ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करें तो डेवा वाई बाई डेवा टी इज एफ प्राइम दिस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी। तो एक्स प्लस माइनस वी टी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्स वाला टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन वी टी वाले टर्म से वी बाहर आ जाएगा, वी हमको मिल जाएगा टी का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये प्लस माइनस, अगर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डबल डेरिवेटिव में अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस रहेगा ही। तो वी स्क्वायर एफ डबल प्राइम वी टी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पार्शियल डिफरेंशिएशन ही बहुत सिंपल है। यस ठीक है, अब अगर हम दोनों को देखें तो यहाँ पे डेवा स्क्वायर वाई बाई डेवा टी स्क्वायर में अगर हम बाई वी स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे भी एफ डबल प्राइम एक्स प्लस माइनस वी टी हो जाएगा, यहाँ पे भी एफ डबल प्राइम एक्स माइनस वी टी हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं एफ डबल प्राइम को, और हमारा आ जाएगा डेवा स्क्वायर वाई बाई डेवा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेवा वाई स्क्वायर बाई डेवा टी स्क्वायर। इज इट? यस सर। तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, डेवा स्क्वायर वाई बाई डेवा टी स्क्वायर 1 बाई वी स्क्वायर यहाँ रहेगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन डेवा स्क्वायर वाई बाई डेवा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेवा स्क्वायर वाई डेवा टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए वेव।
जहां पे y क्या है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन x एट टाइम t ऑफ, मतलब किसी वेव का, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपोगेशन। ओके, तो चारों पैरामीटर होना चाहिए। y डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है पोजीशन x पे उस वेव का जिसकी वेलोसिटी v है एट ए टाइम t। ठीक है, तो ये तो वन डायमेंशनल वेव प्रोपोगेशन हो गया। अगर हम थ्री डायमेंशनल वेव प्रोपोगेशन लें, मतलब सपोज एक हमारा, मतलब जैसे कि वाटर, मान लो वाटर में ही हम एग्जांपल ले लें, वाटर के अंदर जाके हम कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करें, मतलब एक डेप्थ में सर्टेन, मतलब वाटर लेवल के से आधे हाइट पे जाके, तो वो डिस्टरबेंस तो चारों डायरेक्शन में जाएगा, एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन में। तो अगर हम थ्री डायमेंशनल इक्वेशन लिखना चाहे वेव का, तो क्या हो जाएगा, हम इसी को रीराइट कर सकते हैं, डेवा स्क्वायर वाई बाई डेवा एक्स स्क्वायर प्लस डेवा स्क्वायर वाई बाई डेवा वाई स्क्वायर प्लस डेवा स्क्वायर वाई बाई डेवा जेड स्क्वायर। अब आपको पता है डेवा स्क्वायर बाई डेवा एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल ऑपरेटर, जो कि हमने क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, तो जब एक सिंगल डेरिवेटिव होता है तो डेल लिखते हैं, जब डबल डेरिवेटिव होता है तो डेल स्क्वायर लिखते हैं। तो वी कैन राइट डेल स्क्वायर 1 बाई इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेवा स्क्वायर वाई बाई डेवा टी स्क्वायर, वेयर डेल स्क्वायर इज दिस मच। ठीक है, तो ये तो बेसिकली ये तो 3D के लिए है, बट हमारा जो मेन अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो तो हम एक डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन डिस्कस कर रहे हैं, या तो प्लस एक्स माइनस एक्स जो भी है। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वेव का, वो इक्वेशन 7 जो है, ठीक है, दिस इज मोर रेलिवेंट, राइट। तो इक्वेशन 7 को हम कंसीडर करके चलेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ए वेव, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए वेव विच इज प्रोपोगेटिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, राइट। अब सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब सॉल्यूशन तो जैसे कि हम लोगों को पता है एसएचएम का, ठीक है, एसएचएम का सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया था, वाई एक पार्टिकल है जो कि अगर अपने पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव करता है, ठीक है, ऊपर नीचे, तो उसका होता है ए साइन ओमेगा टी। एसएचएम का हम लोग सॉल्यूशन जानते हैं। अगर कोई फेज लैगिंग है तो वो फेज क्या हो जाता है, हम ओमेगा टी माइनस प्लस माइनस अल्फा कर देते हैं, अगर कोई फेज है उसमें तो, ठीक है। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, हम जिसको देखते हैं, ठीक है, कि मतलब फेज एंगल और पाथ डिफरेंस का एक रिलेशन होता है, ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं कि 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू अल्फा बाई एक्स। ठीक है, ये रिलेशन पता है कि नहीं आप लोगों को, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। यस सर। हाँ, तो हम अगर इस रिलेशन को यूज कर लें और अल्फा को हम एक्स के टर्म में लिख लें, ठीक है, तो वी कैन राइट अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स, सो आवर इक्वेशन बिकम्स दिस मच, ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा एक्स। अब 2 पाई ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, 2 पाई एन लिख सकते हैं, 2 पाई वी बाई लेमडा लिख सकते हैं, दिस इज जस्ट ए ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर हम ओमेगा को 2 पाई वी बाई लेमडा कर दें, तो v velocity of wave, lambda is the wavelength of wave, so we can write this, या 2 pi by t लिख दें यहाँ पे, तो we can have this kind of equation, y is equal to a sin omega को 2 pi by t, t minus 2 pi by lambda into x, या we can write it like this। more simplify करने पे हम लिख देंगे y is equal to a sin, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख देंगे, और उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा comes out to be velocity। तो a sin 2 pi by lambda vt minus x, ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारा अगर हम देखें तो जो हम वेव फंक्शन लेके चले, वेव का इक्वेशन लेके चले थे, फंक्शन ऑफ vt minus x y is equal to, ये कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा वेव का, वेयर x is the position of particle at a time t, ए वेव मूविंग विथ वेलोसिटी v, उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा वेव का इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स है, ये सारी चीजें हम लोगों को पता है, ठीक है। तो वो इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है, ओमेगा के टर्म में लिखना है, किसके टर्म में लिखना है, दैट्स ए जस्ट ए ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो a sin vt minus x, you can also write v is equal to lambda by t
lambda omega by 2 pi, lambda by 2 pi is nothing but 2 pi by lambda is nothing but k, जो वेव वेक्टर हम जिसको बोलते हैं. तो यू कैन आल्सो राइट वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर k या प्रोपोगेशन वेक्टर इसको बोलते हैं, विच इज ओमेगा टी माइनस के एक्स. तो आप एक 14 नंबर भी आपका एक वेव इक्वेशन है, 15 नंबर भी आपका वेव इक्वेशन है, 16 नंबर भी आपका वेव इक्वेशन है. ठीक है. और अगर हम इसको साइन कोसाइन के बदले एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहें तो a e टू द पावर एक्सपोनेंशियल i इमेजिनरी ओमेगा टी माइनस के एक्स, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने एसएचएम में बताया था कि देयर कैन बी मेनी सॉल्यूशंस. तो ऑल 14, 15, 16, 17 ऑल आर द इक्वेशन ऑफ ए वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द x direction with velocity v, and y is the displacement of the particle at position x at time t. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव. ठीक है. तो हमारा जो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ वेव का, हम लोग एसएचएम से शुरू किए. ठीक है. एसएचएम जैसा, क्योंकि पार्टिकल का मोशन एसएचएम जैसा है. एंड जो फेज डिफरेंस हम इस चीज को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने जो डिस्टर्बेंस ओ पे क्रिएट किया ओरिजिन पे, वो डिस्टर्बेंस हमको टी एक्स बाई वी टाइम बाद हमको एक्स पे मिलेगा. तो फेज और पाथ को हमने कोरिलेट करके वेव का इक्वेशन लिख लिया. सो आई होप कि वेव का इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बस ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वेव का इक्वेशन लिखना, यही एक फिजिक्स का पार्ट है. इसके बाद तो हम लोग खाली मैथमेटिक्स करते रहेंगे. ठीक है. जैसा कि बाकी चैप्टर्स में हम लोगों ने किया था. तो यहाँ पे मैं आज एंड कर रहा हूँ. ठीक है. कल हम लोग इसके वेव इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया है. ये जो चारों इक्वेशंस है ये वेव के इक्वेशन है इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन टर्म डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है. तो इसके बाद हम लोग कल इसके आगे अपना शुरू करेंगे. ठीक है. अब इसके आगे कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके सर. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.